हेलो एवरीवन। मैं इसमें NCISM का जो नया सिलेबस आया है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉपिक्स कवर करूँगी। अभी इस सीरीज़ में मैं अभी अगत तंत्र का सब्जेक्ट ले रही हूँ। ठीक, अगत तंत्र का ले रहे हैं। अगत तंत्र की 2 बुक्स हैं, एक अचल की है और एक प्रवेश कुमार शर्मा की है, जो कि NCISM ने लॉन्च की है। ठीक, वो थोड़ा सा रिवाइज्ड है। तो प्रवेश कुमार शर्मा और अचल दोनों की बुक से ही मैंने नोट्स बनाए हैं, तो हम उसको ही डिस्कस करते हैं ताकि हमारे दोनों बुक्स के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ NCISM की ही बुक वाला ही फॉलो करना है, आप कोई और बुक नहीं फॉलो कर सकते। बेसिक हमारा नीड ये है कि हमें अपने आंसर्स को अच्छा फ्रेम करना है। अब हमें जिसमें भी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे हम वहाँ से वो पॉइंट्स ले लेंगे। प्रवेश कुमार शर्मा में क्या है कि आपके पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, जिनको हिंदी में याद करना थोड़ा टफ़ है। जैसे गैस्ट्रिक लेवाज, अब उसमें गैस्ट्रिक लेवाज के लिए हिंदी टर्म दिया हुआ है, वो आपके डेली लैंग्वेज में है नहीं, तो वो आपको याद नहीं होगा। सो हम दोनों से ही मैच करके पढ़ लेंगे। ठीक, अब अगत तंत्र में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मेटालिक पॉइजन्स। मेटालिक पॉइजन्स जो हैं आपके, वो आते हैं स्थावर विष की योनि में। करेक्ट, स्थावर विष उनको कहते हैं जो कभी मूव नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर आएंगे हमारे प्लांट्स और दूसरे आएंगे मिनरल्स। ओके, तो प्लांट्स और मिनरल्स के अंदर ही हम मेटल्स को कंसिडर कर लेते हैं। और आपको पता ही है हैवी मेटल्स की कितनी सारी पॉइजनिंग्स होती हैं, कितने सारे हैवी मेटल्स हैं जो बॉडी में जाने के बाद पॉइजन क्रिएट करते हैं। और जो भी हम आयुर्वेद में अगर किसी मेटल से रसायन बना रहे हैं तो उसका टर्म हम लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और हैवी मेटल पॉइजनिंग करा देगा, तो वो हम नहीं यूज़ करेंगे। और अगर हम अब NCISM को फॉलो करें तो NCISM के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में है वो आप लोग के सिलेबस में 4 टॉपिक ही दिए गए हैं। ठीक, प्रवेश कुमार शर्मा में चैप्टर 10 है जिसमें मेटालिक पॉइजन्स एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसके आप में 4 ही पॉइजन्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक है आर्सेनिक, दूसरा है मर्क्यूरी, एंड देन लेड एंड कॉपर। ठीक, ये 4 ही हमें कवर करने हैं। ठीक, अभी हम आपको मर्क्यूरी और लेड एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज आर्सेनिक काफ़ी लंबा है, तो कॉपर और आर्सेनिक का हम अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी मर्क्यूरी और लेड कवर करते हैं। ठीक, सो मर्क्यूरी की पॉइजनिंग। अब मर्क्यूरी को क्योंकि हमने रस शास्त्र में भी पढ़ रखा है तो हमें थोड़ा सा रस शास्त्र का भी डिस्क्रिप्शन आप इसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, नाउ मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो नोन एज पारद, जो कि हम जानते हैं हमारे आयुर्वेद में इसको पारद कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्विक सिल्वर नाम से भी जाना जाता है। लैटिन नेम इसका हाइड्रार गायरम है। ठीक, लैटिन नेम इसका हाइड्रार गायरम है। एटॉमिक नंबर 80 है। एंड इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें सो इसके कैरेक्टर्स में पहले हमें ये सब इंट्रोडक्शन में डालना है। जब आप आंसर फ्रेम करोगे ना अपना, बेसिक आपने अपनी हेडिंग डाली पहले मर्क्यूरी, देन आप एक हेडिंग सब हेडिंग डालोगे पहली इंट्रोडक्शन की। उस इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट्स डालने हैं कि इसका सिंबल Hg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं, इसका लैटिन नेम हाइड्रार गायरम है। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे इससे। ठीक है, एंड मर्क्यूरी अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें शॉर्ट में ही पूछा गया है, और अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो इतनी डिटेल्स मत दो। सिंपल एक इंट्रोडक्शन डालो, कैरेक्टर्स के 1-2 पॉइंट्स डालो, मोड ऑफ एक्शन ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आ गया तो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो अपने आंसर्स को उस तरह से वाइजली चूज़ करना कि हमें शॉर्ट में क्या लिखना है और लॉन्ग में क्या लिखना है। सो बेसिकली जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं
तो मरकरी, जिसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ये एक तरह का लिक्विड मेटल है, ठीक। इसका हैज़ ब्राइट सिल्वर लस्टर विच इज़ वॉलेटाइल। ये इसका लस्टर ब्राइट सिल्वर होता है, एकदम चमकता रहता है, और वॉलेटाइल नेचर का है ये, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। और ये मेंशन ज़रूर करना, पहला लिक्विड मेटल, दूसरा कि इट इज़ अ हैवी मेटल, ठीक। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत कॉमन पॉइंट है, आप नहीं भूलोगे। मेटालिक मर्करी इज़ नॉन पॉइजनस एज इट इज़ इनसॉल्युबल इन GI ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, मेटालिक पॉइजन आपका जो है वो नॉन पॉइजनस होता है बिकॉज़ वो हमारे GI ट्रैक्ट में इनसॉल्युबल होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे GIT में सॉल्युबल है, जो भी हमारे GIT ट्रैक्ट में सॉल्युबल होती है, वही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और अगर वो हमारे GI ट्रैक्ट में सॉल्युबल नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो मेटालिक मर्करी जो है वो हमारे GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इसके वेपर्स। अब इसके वेपर्स पे बात करते हैं। वेपर्स मे बी एब्जॉर्ब बाय इनहेलेशन एंड इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय स्किन। वो हमारे स्किन की सरफेस पे भी कहते हैं ना, मरकरी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब बाकायदा हाथ की जो स्किन है, जो हमारी पाम की स्किन है, वो तो हार्ड है, बट जो हमारे सॉफ्ट स्किन के जो ऑर्गन्स हैं, जो मतलब जो पार्ट सॉफ्ट है, वहाँ से ये ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाएगी। या कहीं पे स्किन पे कोई रैश है, कोई कट लगा हुआ है, तो वहाँ से तो और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखते हैं, ठीक। अब इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं मिस करोगे? पहला पॉइंट लिक्विड मरकरी का, दूसरा कि ये एक हैवी मेटल है, तीसरा ये GIT में इनसॉल्युबल होता है, और इसके वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं मिस करने वाले हो, ठीक, अपने आंसर्स में, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, बिकॉज ये पॉइंट्स अच्छे हैं। इससे आपका आंसर पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, वरना तो ये एक मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। पहली हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन में, यहाँ के पॉइंट्स कवर करेंगे हम अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक। एंड दूसरा हम हेडिंग यहाँ से कैरेक्टर्स की लेंगे, एंड तीसरी हेडिंग आ गई हमारी मोड ऑफ एक्शन की, ठीक। मोड ऑफ एक्शन में बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली मरकरी जो है वो हमारे बॉडी के एंजाइम्स पे अटैक करता है, और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हिंडर करता है, ठीक। ये हमारे एंजाइम्स पे अटैक करेगा और हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हिंडर करेगा। ये कॉमन लैंग्वेज हो गई जो कि आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं याद रहा, बट जो आंसर्स याद कर सकते हो, जिससे जो अच्छे पॉइंट्स हैं, आप पर्टिकुलर ग्रुप का नाम लो, लाइक कि सल्फहाइड्रल ग्रुप, ठीक। सल्फहाइड्रल ग्रुप जो है वो आपका सल्फहाइड्रल ग्रुप के साथ ये बाइंड करेगा और एक वाइड वैरायटी ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस को रोक देगा, क्योंकि ये पूरे एक ग्रुप को हिंडर कर रहा है। इस ग्रुप में बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, उन सब की प्रोसेस को ये हिंडर करेगा, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना कि ये सल्फहाइड्रल ग्रुप को हिंडर करता है, ठीक। अब चौथा हमारा आ गया मरकरी एज अ टॉक्सिक कंपाउंड। हम मरकरी को देखो, हम मेडिसिनल भी यूज़ करते हैं, ठीक। हम इसको थर्मामीटर्स में भी यूज़ कर लेते हैं, बट हमें यहाँ टॉक्सिकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक। हम इसको टॉक्सिकोलॉजी के पॉइंट से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो मरकरी एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस में लिखेंगे कि मरकरी के कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो कि टॉक्सिक हो जाते हैं, जिसके अंदर आता है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये तो याद हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, एंड तीसरा आ गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम सिनेबार भी के नाम से भी जानते हैं, और इसे
रस शास्त्र में हम रस सिंदूर या हिंगुल के नाम से भी हमने इसे पढ़ा हुआ है, तो ये पॉइंट मेंशन करना, बिकॉज़ ये आपने रस शास्त्र में पढ़ा है। ठीक, तो इससे आपके दोनों सब्जेक्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करना, सिनेबार वाला। इसे हम रस सिंदूर या हिंगुल भी बोलते हैं, और ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, और ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। ठीक, अब मर्क्यूरिक साइनाइड, साइनाइड आपको तो पता ही है कि साइनाइड क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आयोडाइड। चलो ठीक है, इतना नहीं भी याद रहेगा। ये सारे पॉइंट्स प्रवेश कुमार शर्मा में दिए हुए थे, अचल में नहीं दिए हुए हैं। ठीक, मैंने वहाँ से इसको नोट्स में डाला था अपने, करेक्ट। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको नहीं मिस करने हैं। सबसे पहले तो ये वाला मर्क्यूरिक सल्फाइड वाला, सिनेबार वाला पॉइंट। ठीक, ये बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड, बिकॉज ये इजी है याद करने में, तो ये आप इजीली लिख सकते हो। 3 पॉइंट्स बहुत हैं। ठीक, और मर्क्यूरिक साइनाइड भी आपको याद ही रहेगा, बिकॉज साइनाइड भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है। नाउ अब यूज़ ऑफ मर्क्यूरी क्या कहाँ होता है, इसको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर लेते हैं कि इससे पॉइजनिंग हो जाए। भाई अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो उसे एक अलग से यूज़ किया जाएगा ना, लेकिन हमारे डेली लाइफ में भी वो यूज़ हो रहा है, तो हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे मेडिसिन्स बनती हैं। यूरिन डिसऑर्डर्स की जो मेडिसिन होती हैं, नोट्स उतने मेरे क्लियर नहीं है यहाँ पर, बट मैं रीड कर दे रही हूँ तो आप सुन लेना। यूरिन डिसऑर्डर्स जो हैं, उस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं वो उसमें मर्क्यूरी मिक्स होता है। ठीक, थर्मामीटर्स में यूज़ होता है, बैरोमीटर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। ये तो कॉमन यूजेस हैं। अब अगर आपका शॉर्ट में आएगा तो आप शॉर्ट में ये मत लिखना, यूजेस मत लिखना, पर क्योंकि इससे आपका फालतू में पेज कवर होगा, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको मेंशन करने ही करने हैं। तो छोटे मोटे पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हो शॉर्ट आंसर्स के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर तंत्र का सिर्फ पेपर एक ही होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा अगर तंत्र का, जिसमें आपको शॉर्ट 5 नंबर के होंगे और लॉन्ग आपके 10 नंबर के होंगे, है ना, और बाकी MCQ होंगे आपके 1-1 नंबर वाले 20 क्वेश्चंस, करेक्ट। सो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक 5 नंबर का और एक 10 नंबर का। ठीक, तो बहुत सारे 10 नंबर में तो आपको बहुत बढ़ा के ही लिखना होगा, बट 5 नंबर में, और आपका जो NCISM की आंसर शीट मिलती है, इस बार से जो आंसर शीट्स मिल रही हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिल रही हैं, आपको एक ही कॉपी मिलेगी, आपको उसमें ही लिखना है। ठीक, तो आपको अपने पेजेस को भी मैनेज करते हुए चलना है कि आपका पूरा पेज कवर, पूरी कॉपी कम ना पड़ जाए आपको, तो छोटे मोटे पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि ये यूज़ वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। ठीक, और वैसे ये बहुत ही कॉमन सा है तो लिख भी दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन एंड सिम्टम्स पे अब आते हैं। इसके 2 तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं इसके, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होता है एक्यूट पॉइजनिंग और दूसरा होता है क्रॉनिक। ठीक है, तो आपको जो ट्रीट करना होता है ना वो क्रॉनिक वाले को करना होता है। OPD में इंसान तब आता है जब वो क्रॉनिक स्टेज में हो। ठीक, आपको इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो 2 तरह की पॉइजनिंग हो गई, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में देखेंगे, एक्यूट में 2 फेजेस होते हैं इसके। ठीक, सॉरी, इनिशियल एंड सेकेंड फेज, इनिशियल फेज एंड सेकेंड फेज। इनिशियल फेजेस में 3 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। एक GI ट्रैक्ट के बारे में, दूसरा रीनल और तीसरा CNS। इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक, सिंपल देखो, एक्यूट पॉइजन्स के 2 फेजेस होते हैं।
इनिशियल फेज़ एंड सेकेंड फेज़। जो हमारा इनिशियल फेज़ है इसके अंदर 3 पॉइंट्स कवर करेंगे हम, दैट इज़ GI ट्रैक्ट, रीनल एंड CNS। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट में GI ट्रैक्ट में अक्राइड, एक्सट्रीम बिटर टेस्ट इन माउथ। आप जब इसकी पॉइजनिंग होगी तो उसके माउथ में बहुत ही बिटर सा टेस्ट आएगा, एक्सट्रीम बिटर, अलग से वो स्वाद, उसको कड़वापन पता चलेगा। इस कंडीशन को हम एक्राइड बोलते हैं। ठीक, तो आप सिर्फ एक्राइड ही लिखना। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक्राइड लिखना। देन मेटालिक टेस्ट, एक्राइड हो गया, मेटालिक टेस्ट हो गया। चोकिंग सेंसेशन, उसको लगेगा उसका सांस चोक हो रहा है, थ्रोट उसकी जो है चोक हो रही है। और वॉइस कैसी हो जाएगी, होरास वॉइस हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन डिग्लूटेशन, मतलब कि उसको खाना, कोई भी चीज़ निगलने में दिक्कत होगी। ऑब्वियसली थ्रोट से ही तो निगलोगे ना, तो थ्रोट में जब आपको चोकिंग कंजेशन, चोकिंग सेंसेशन हो रहा है तो निगलने में तो प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स तो आप यहाँ से ही लिख दोगे। ठीक है, GI ट्रैक्ट में पहला पॉइंट आप क्या एक्सप्लेन करोगे, एक्राइड, मेटालिक टेस्ट इन माउथ, चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन डिग्लूटेशन एंड होरास वॉइस। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, माउथ एंड टंग एंड फेस अपीयर्स ग्रेइश। ये याद रखना कि फेस, माउथ और टंग का कलर ग्रेइश हो जाता है। माउथ, टंग एंड फेस अपीयर्स ग्रेइश, वाइट एंड नेक्रोज्ड। ग्रे दिखेगा, हल्की सी सफ़ेदी सी दिखेगी, और नेक्रोज्ड मतलब ऐसे लगेगा कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है फेस की तरफ, है ना। जो एक नेचुरल चमक होती है स्किन की वो नहीं दिखेगी आपको यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग एक ऐसा पॉइंट है ना, आप कहीं पे भी डाल सकते हो, किसी भी पॉइजनिंग में आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग तो उठा के डाल ही दो, कभी नहीं कट होगा ये आंसर। तो इसको एज अ चेरी केक याद रखना कि आप इसको हर किसी में डाल सकते हो, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। ठीक, डायरिया भी होगा इसमें, ऑफन ब्लडी एंड पर्गिंग, और सेल्फ इंड्यूस्ड होता है, मतलब कि इसमें जो आप डायरिया होती है वो सेल्फ इंड्यूस होती है, मतलब खुद से ही हो जाती है, और थोड़ी सी पर्गिंग सी होती है, और डायरिया होता है। ठीक, रीनल में देखते हैं, रीनल ओलिगोयूरिया, रीनल में हो जाएगा ओलिगोयूरिया, एल्ब्यूमिनुरिया एंड हिमेचूरिया। अब ये जो वर्ड्स हैं ये याद करने में थोड़े टफ लगेंगे, बिकॉज़ हम अब एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें इनको टर्म से बोलना होगा, हमें इनकी कंडीशंस को पर्टिकुलर नाम दे करके बोलेंगे। तो ये एकदम क्लियरली याद होना चाहिए। क्या डार्क कलर से लिखती हूँ, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब कि लो यूरिन आउटपुट, यूरिनेशन कम होगी उसको, नॉर्मल जो यूरिनेशन होती है उससे कम होगी, वो कंडीशन हो गई ओलिगोयूरिया। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है एल्ब्यूमिनुरिया। एल्ब्यूमिनुरिया का नाम आपने सुना ही होगा कि जो भी यूरिन निकलेगी जब उसका टेस्ट कराएंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो एल्ब्यूमिन यूरिया हो गया उसको। ठीक, इस कंडीशन को हम एल्ब्यूमिन यूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया, हीम मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, तो यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस देखा जाएगा। और यूरिन, ये तीनों कंडीशंस यूरिन से रिलेटेड एंड यूरिन इज़ रिलेटेड टू योर रीनल। तो रीनल के अंदर 3 यूरिनेशन वाले पॉइंट्स आएंगे, पहला ओलिगोयूरिया, एल्ब्यूमिनुरिया एंड हिमेचूरिया।
ठीक, हम ये टर्म्स ही लिखेंगे, हमें ये टर्म्स नहीं मिस आउट करने हैं। ठीक, अब नाउ CNS पे क्या इफ़ेक्ट आता है, ये CNS आपको पता है इम्पॉर्टेंट ही है। तो CNS पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, हेडेक ऑब्वियसली, डेफनेस सुनाई कम देगा, अटैक्सिया, अटैक्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, आप उसकी मसल्स में और उसके ब्रेन्स में इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन रहेगा, वो अपना हाथ उठाना चाहेगा लेकिन हाथ नहीं उठेगा उसका। ठीक है, तो हेडेक, डेफनेस, अटैक्सिया, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मेमोरी, उसको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इमोशनल इंस्टेबल होगा, मतलब कभी भी गुस्सा आ जाएगा, कभी भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा वो, और कभी भी उसको उसके मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, डेफनेस होगी एंड अटैक्सिया होगा, यानी कि इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। सो इतना सारा पॉइंट्स तो आपको याद होने से रहा है ना। So what will you do is mark some pointers कि GI, रीनल एंड CNS। GI में आपको GI ट्रैक से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। माउथ से स्टार्ट होता है GI ट्रैक, तो माउथ याद रखो, माउथ के बाद टंग और फेस वहीं कर लो। ठीक, माउथ, टंग एंड फेस का कलर चेंज हो जाएगा, कैसी हो जाएगी, ग्रेइश, वाइटिश एंड नेक्रोज्ड हो जाएगी। ये नोज़िया एंड वॉमिटिंग आपको याद ही रखना है। डायरिया, बस डायरिया ही लिख देना तो भी चल जाएगा आपका। ठीक, रीनल में आपको 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, ओलिगोयूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया एंड हिमेचूरिया। ठीक, एंड कुछ कुछ कंडीशन में किडनी डैमेज भी हो जाती है। करेक्ट, नाउ गो टू CNS। CNS में हेडेक तो सिंपल सा है, डाल देना। अटैक्सिया ज़रूर डालना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक, ये पॉइंट सिंपली डाल देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर सेकेंड फेज़। ये इसके फर्स्ट फेज़ में दिखेगा, बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स हैं। मे बी जब पेशेंट आए आपके पास तो वो इस इनिशियल स्टेज को क्रॉस कर चुका हो, उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स पहले ही आ चुके हों, आपको देखने का मौका नहीं मिला हो। ठीक है, सो वो सेकेंड स्टेज में भी आ सकता है। ठीक, और ये दोनों स्टेजेस एक्यूट पॉइजन्स में आते हैं। ठीक, नाउ सेकेंड फेज़, इफ़ अ पर्सन सर्वाइव्स, मे बी वो इनिशियल फेज़ में ही मर जाए, वो पेशेंट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो वो फर्स्ट फेज़ में ही निपट सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड फेज़, इफ़ पर्सन सर्वाइव्स, सेकेंड फेज़ बिगिनस इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के भी अंदर ही सेकेंड फेज़ आ जाता है। ठीक, यानी कि 2 से 3 दिन से पहले क्या चल रहा होगा, फर्स्ट फेज़ चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड फेज़ आ जाता है 2 से 3 दिन के अंदर ही, और उसमें कैसे सिम्टम्स होंगे वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट्स हैं। अल्सरेटिव ग्लॉटिस एंड जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस इम्पॉर्टेंट है। जिंजीवाइटिस का कितना हैवी सा टर्म है ना, जिंजीवाइटिस, कुछ नहीं बेटा, इन्फ्लेम्ड गम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जो जबड़े होंगे वो कैसे होंगे, स्वोलन होंगे। ठीक, तो जिंजीवाइटिस एंड अल्सरेटिव ग्लॉटिस, इसमें टंग जो है वो स्वेल हो जाती है और उसमें अल्सर्स भी पाए जा सकते हैं, मतलब कि उसके मुंह के अंदर छाले पाए जाएंगे और उसके जो गम्स हैं वो इन्फ्लेम्ड पाए जाएंगे। जीभ और जबड़ों का सूज जाना या उनमें अल्सरेशन हो जाना, पहला पॉइंट ये हो गया सेकेंड फेज़ का। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस लीडिंग टू पॉलीयूरिया या यूरेमिया, यूरिन में यूरिया का आ जाना, यूरिन में यूरिया का आ जाना यूरेमिया कहलाता है। एंड एसिडोसिस, एसिड इन ब्लड स्ट्रीम, उसका जो ब्लड होगा ना उसका pH आपको बहुत एसिडिक मिलेगा।
जब उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसका पीएच एसिडिक मिलेगा, यूरेमिया मिलेगा, अल्सरेटिव ग्लॉटिस है, जिंजीवाइटिस है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, उसके रीनल के ट्यूब्स में नेक्रोसिस यानी कि सड़न मिल सकती है। तीसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है, ये बिल्कुल भी मेंशन करना मत भूलना। स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग किस फेज़ में देखी जाएगी? स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो सेकेंड स्टेज में देखी जाएगी एंड वो एक्यूट पॉइजन के सेकेंड स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रॉबेरी टंग, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फेटल डोज एंड फेटल पीरियड, जो आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, स्पेशली आपके वाइवा में तो उठा के पूछ ही सकते हैं कि मर्करी का फेटल डोज फेटल पीरियड बता दो। तो ये तो मस्ट है याद रखना, ठीक, विच इज़ 1 to 4 ग्राम्स 3 से 5 डेज़, 3 से 5 दिन के अंदर जो पेशेंट है वो मर सकता है। और वो कितनी मात्रा में उसको खाना चाहिए मरने के लिए? 1 से 4 ग्राम, ठीक। नाउ जब पेशेंट मर जाएगा तो आप उसको क्या रीज़न दोगे कि क्या हुआ उसके शरीर में जो वो मरा? माना कि उसने मर्करी की पॉइजनिंग ली थी, बट ऐसा क्या हुआ जो वो मरा? सबसे पहले तो रीनल फेलियर, रीनल हम कई बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो रीनल ट्यूबर नेक्रोसिस, इसमें रीनल में क्या इफ़ेक्ट आया था? ओलिगोयूरिया, एल्बुमिनूरिया वगैरह आया था। क्यों आया था? क्योंकि सारा कुछ तो एब्जॉर्ब होके ब्लड में ही तो जा रहा है, और ब्लड का पीएच कैसा हो गया है? एसिडिक हो गया है। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, ये देखो, एसिड इन ब्लड, एसिडोसिस यानी कि ब्लड में एसिड गया, उस ब्लड को फ़िल्टर किया किसने? आपकी किडनी ने। तो क्या हुआ? किडनी का फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया। डिप्रेशन ऑफ हार्ट, डिप्रेशन इन हार्ट मतलब क्या? आपका दिल दुखी होके मर गया, डिप्रेस होके मर गया? नहीं, डिप्रेशन ऑफ हार्ट मीन्स वो जो उसका नॉर्मल फंक्शन था वो नहीं हो पाया, ठीक। उसकी रिदमिक स्लो रही होगी या ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाया, दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ हार्ट। एंड हेपेटाइटिस, लिवर इन्फेक्शन, लिवर और किडनी दोनों लेके डूब रहा है बेटा ये, ठीक। क्लॉटिस यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द कोलन, कोलन जो रेक्टम एंड कोलन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, वो भी कैसा मिलेगा? इन्फ्लेम्ड मिलेगा, वहाँ पे भी सूजन मिलेगी। और स्टारवेशन, अब देख के पेशेंट को मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम रहेंगे, उस पेशेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो स्टारवेशन भी रहेगा। 5 पॉइंट हैं कॉज ऑफ डेथ में, आप 2 या 3 भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन रीनल फेलियर मत भूलना, ठीक। हेपेटाइटिस मत भूलना, कोलिटाइटिस मत भूलना, 3 तो मैंने ही बता दिया। नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट में जो मेन हेडिंग है ना, आप उनसे भी काम चला सकते हो। गैस्ट्रिक लेवाज करवाएंगे, डिमल्सेंस देंगे, एनिमल चारकोल देंगे, बाल के डोजेस देंगे, एंड इधर आ जाओ तो होल बावल इरिगेशन करवाएंगे, ठीक। और लास्ट में एक सबसे फेवरेट चीज़ हर ट्रीटमेंट में ऐड करना, चाहे जिसकी भी ट्रीटमेंट पूछे ये पॉइंट ज़रूर ऐड कर देना, क्या? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इससे आपका 1 पॉइंट फ्री में बढ़ रहा है, कुछ याद नहीं करना है। और ऑब्वियसली किसी भी पेशेंट में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे ना, क्योंकि किसी पेशेंट में बीपी हाई हो रहा है, किसी में बीपी लो हो रहा है, तो जैसे सिम्टम्स आएंगे आप वैसा ट्रीट करोगे ना। तो आप अपने ट्रीटमेंट को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहो तो इन 5 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट से ईज़िली कर सकते हो। बट आप वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, आपको अगर एक्सप्लेन करना है लॉन्ग आंसर्स में तो थोड़े पॉइंट्स आपको डालने ही पड़ेंगे। गैस्ट्रिक लेवाज हम इसमें किससे कराएंगे? सोडियम फॉर्मल्डिहाइड या सल्फ ऑक्सीलेट से। सोडियम फॉर्मल्डिहाइड या सल्फ ऑक्सीलेट जो केमिकल आता है 5 to 10%
उसका सल्यूशन लेंगे और गैस्ट्रिक लेवाज आपको पता है कि ट्यूब से होती है, ट्यूब उसके माउथ से स्टमक तक जाएगी, केमिकल उसमें डालेंगे और पूरे स्टमक की वॉश करवाएंगे। इसे क्या कहते हैं? स्टमक वॉश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिमल्सेंस देंगे। अच्छा, इस कंडीशन में देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप ये भी देखो कि यहाँ पे क्या कहा गया है, 100 ml of this solution is left in stomach which act as antidote। जब भी हम गैस्ट्रिक लेवाज करवाते हैं तो हम पूरे स्टमक को क्लियर करते हैं, ठीक। उस पूरे स्टमक को हमको क्लियर करना होता है बिकॉज़ वो कभी भी अगर उसको ट्रीटमेंट के दौरान वॉमिट हो गई तो वो केमिकल उसके किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके चोक कर सकता है। बट मर्क्यूरी की पॉइजनिंग में स्पेशली ये बात मेंशन की गई है कि हमको 100 ml इस सॉल्यूशन का सोडियम फॉर्मल्डिहाइड या सल्फ ऑक्सलेट का 100 ml स्टमक में छोड़ देना है, ठीक। आप जब ट्यूब से पानी निकालोगे ना, मान लो कि आपने 200 ml डाला था उसके स्टमक में, जब आप ट्यूब से पानी उस बाहर निकालोगे तो आप मेजर कर लोगे कि भाई 200 हमने डाला था तो 100 ml बाहर आ जाना चाहिए। दैट मीन्स 100 ml कहाँ है? 100 ml उसके स्टमक के अंदर ही है, तो हम उसको उसमें ही लीव कर देंगे बिकॉज वो एंटीडोट की तरह काम करेगा, ओके। नेक्स्ट डिमल्सेंस देंगे। डिमल्सेंस क्या होते हैं? कोई भी चिकनी चीज़ जो कि हमारे स्टमक या कोई इंटरनल म्यूकोसा के ऊपर एक लाइनिंग बना दे और ऑब्जॉर्प्शन को रोक दे, ठीक। जो भी हमारी म्यूकस लाइनिंग है इंटरनल, है ना, अगर इसके ऊपर कोई भी चिकनी चीज़ की लेयर आ जाएगी तो यहाँ से अगर कोई भी फूड पास हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना। तो हमारा डिमल्सेंस का काम क्या होता है? हमारा डिमल्सेंस यही काम करता है, ठीक। एक चिकनी लेयर चढ़ा देगा। डिमल्सेंस के अंदर आप क्या क्या दे सकते हो? राइस, एग, घी, बटर, मैश पोटैटो, ठीक। ये सारी चीज़ आप उसे खिला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल चारकोल हम उसको देंगे 3 टेबलस्पून इन 2 कप ऑफ वाटर। 2 कप पानी में 3 चम्मच एनिमल चारकोल को मिलाएंगे। उसके साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाएंगे जो कि एब्जॉर्प्शन की पावर को इंक्रीज़ करेगा। तो एब्जॉर्ब किस में करवाएगा? एनिमल चारकोल का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो इंक्रीज़ कराएगा। और वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? एनिमल चारकोल इंक्रीज़ करेगा Hg सॉल्ट, ठीक। जो भी पॉइजन गया है उसको एनिमल चारकोल सोख लेगा, जिसके लिए आपको क्या करना है? 3 चम्मच एनिमल चारकोल लेना है, 2 कप पानी में घोलना है और खिला देना है। इतना नहीं किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, ठीक। ये तो बुक में आपको बता दिया गया है। प्रैक्टिकली इतना टाइम नहीं होता है कि हम पेशेंट को खिलाएं पिलाएं, वेट करें कि उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके सिम्टम्स देखें। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। ये आपके आंसर्स लिखने के लिए सही है। नेक्स्ट बाल के डोजेस। बाल का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ब्रिटिश एंटी लेवेसाइट, ठीक। बाल के डोजेस हमें कैसे देने होते हैं? उसको हम एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे देते हैं, ठीक। 3 से 5 mg पर kg बॉडी वेट IM इंजेक्शंस लगते हैं इसमें। IM इंजेक्शंस आप किस डोज में लगाओगे? पहले आप पेशेंट का बॉडी वेट टेस्ट करोगे और पर kg यानी कि 1 kg पे हमें कितना देना है? 3 to 5 mg, ठीक। और आपका पेशेंट मान लो 40 kg का है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 mg से या फिर 3 mg से। फिर जो डोज़ आएगी वो आपको IM डोज़ देनी है उस पेशेंट को, ठीक है। ये बाल को देने का तरीका होता है। IM देना है मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देने हैं,
कितने दिन तक दोगे? पेशेंट अगर आपके हाथ में ज़िंदा रहा तो 13 डेज़, ठीक। और कैसे देंगे? पहले के 2 दिन 4-4 घंटे पे देंगे, फिर तीसरे दिन 1 दिन के लिए 6 घंटे पे देना है। अब बचते हैं आपके पास 10 दिन, ठीक। 10 दिन आपको 12-12 घंटे पे देना है, ठीक है। तो टोटल आपके 13 डेज़ हो गए इंजेक्शन के, जो कि IM देने हैं। किसका इंजेक्शन देना है? बाल के डोजेस देने हैं, ठीक। नेक्स्ट होल बाउल इरिगेशन। होल बाउल इरिगेशन में मतलब कि आपको पूरा जो GI ट्रैक्ट है फ्रॉम माउथ टू एनस, ये पूरा जो GI ट्रैक्ट है ये आपको साफ़ करना होगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर पॉइजन एक्यूमुलेटेड है तो वो एब्जॉर्ब कर जाएगा और फिर क्रॉनिक सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। एंड वर्स्ट कंडीशन तब हो जाती है जब इस पूरे GI ट्रैक्ट में कहीं पे भी अल्सर पाया जाता है, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है और थोड़ा क्रॉनिक सा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो होल बाउल इरिगेशन करवा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे है पेरिटोनल एंड हीमोडायलिसिस हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। बिकॉज किडनी, आपको पता ही है कि रीनल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि रीनल सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें नेक्रोसिस हो रही है और ओलिगोयूरिया एंड एल्ब्यूमिनूरिया वगैरह हमारे यूरिन से आ रहे हैं। तो हमें किडनी को हेल्प करने के लिए क्या करवा देना चाहिए? हीमोडायलिसिस करवा देना चाहिए। बेटर होता है, स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस, ठीक। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करवाओगे ही। एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ये आपको हर आंसर में मेंशन करते जाना है, चाहे आप स्थावर विष के लिखो, चाहे जांगम विष के लिखो, चाहे कि कोई भी विष का वर्णन करो, आपको पोस्टमार्टम अपीयरेंस डालनी ही है, ठीक। नहीं सॉरी, पोस्टमार्टम अपीयरेंस ज़रूरी नहीं कि हर किसी की आए, सॉरी, मैं मेडिकल लीगल की बात कर रही थी। मेडिकल लीगल आपको हर किसी में डालना है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस जिसकी दी हो उसकी डालना है, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में बॉडी लुक इमाशिएटेड मतलब कि आपको बॉडी बेजान सी लगेगी। जब आप डेड बॉडी देखोगे तो मतलब ऑब्वियसली डेड बॉडी तो बेजान ही लगेगी, लेकिन येलोइश सी लगेगी, उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ऐसा लगेगा। मैं फ्रेश बॉडी की बात कर रही हूँ, बस रखने के बाद तो बॉडी डल हो ही जाएगी, बट वैसे आपको फ्लूइड लॉस सा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है। यहाँ पे देखो सिम्टम्स में हमने पढ़ा था ना कि वॉमिटिंग एंड डायरिया है ना, तो वॉमिटिंग एंड डायरिया उसको हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस रहा होगा। फ्लूइड लॉस रहने की वजह से उसकी बॉडी में क्या दिखा हमें? इमैशिएशन दिखा, ठीक। GI ट्रैक्ट इन्फ्लेम्ड मिलेगा, ठीक। ग्रेइश वाइट अपीयरेंस कैसा था? उसके फेस पे भी तो दिख रहा था, तो उसकी जो अंदर से म्यूकोसा होगी ना, जब ईसोफेगस वगैरह कट किया जाएगा उसका, तो भी ग्रेइश वाइट अपीयरेंस दिखेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या दिख सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी सूजन दिखेगी, अल्सरेशन दिखेगा, या गैंग्रीन्स बने हुए दिखेंगे, ठीक। लिवर में हम उसके क्या देखेंगे? लिवर में भी कंजेशन दिख सकता है, लिवर में नेक्रोसिस दिख सकती है, हमने ऊपर पढ़ाई था रीनल नेक्रोसिस हो रही है। किडनी भी उसकी स्वोलन जो फीचर है, आप ये नोटिस करो कि इसके जो एक्यूट सिम्टम्स हैं उसमें स्वोलन वर्ड बहुत बार आ रहा है। स्वोलन टंग, स्वोलन गम्स, स्ट्रॉबेरी टंग जो होती है इसकी, स्ट्रॉबेरी टंग जो मैंने पॉइंट बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। ये रहा, इसमें टंग बिल्कुल रेडिश हो जाती है एंड उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है स्ट्रॉबेरी टंग,
ठीक है। तो स्वोलन गम्स को हमने जिंजीवाइटिस बोला था, स्वोलन टंग को हमने अल्सरेटिव ग्लॉटिस बोला था। अल्सरेशन मतलब कि घाव होता है, घाव भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है। सो ये चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन स्वेल मिल रही है, किडनी में स्वेलिंग मिल रही है, स्प्लीन भी कंजेस्टेड हो चुका है स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। नाउ कम्स मेडिकोलीगल, सॉरी, मेडिकोलीगल इज़ सोसाइडल। मेडिकोलीगल में क्या हमें दिख सकता है कि सोसाइडल बहुत कॉमन होता है। 3 पॉइंट्स होते हैं ना मेडिकोलीगल में, कि उसने सुसाइड किया है, या होमिसाइड है, किसी ने जहर दे के मार दिया है, या एक्सीडेंटल हो गया है, गलती से खा लिया है, ठीक। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जो सुसाइडल वाला पॉइंट होता है ना, बहुत रेयर होता है। किसी को आपने बहुत कम सुना होगा कि वो पारद खा के मर गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी डेथ ना बहुत पेनफुल होती है, इसलिए जल्दी कोई हिम्मत नहीं करता है ऐसे मरने की, ठीक। और होमिसाइड भी रेयर होता है। होमिसाइड रेयर क्यों होगा? क्योंकि इसके सिम्टम्स देखो ना कितने अक्यूट से हैं। उसको वॉमिट होने लगेगी, उसके टंग से स्ट्रॉबेरी टंग दिखने लगेगा, उसके जबड़े में स्वेलिंग हो जाएगी, उसको डायरिया होने लगेगा, उसको मेंटली कितनी सारी उसमें था कि उसको वो चीज़ें भूलने लगता है, और इमोशनल इंस्टेबल हो जाता है, उसे अटैक्सिया हो जाता है। तो इन सारे सिम्टम्स की वजह से कोई जल्दी उसको जहर दे के मारेगा नहीं, कोई जल्दी पारद खिला के नहीं मारना चाहेगा किसी को। होमिसाइड मतलब किसी ने किसी को खिला दिया, घर में ही कोई है जिसने खाने वाने में मिला के खिला दिया, दैट इज़ होमिसाइड का केस, ठीक। एक्सीडेंटल पॉइजन हो सकती है, नहीं बच्चे जो थर्मामीटर्स होता है, कहते हैं कि बच्चों को मत दो बिकॉज़ उसके अंदर पारद होता है, वो उनके मुंह में जा सकता है अगर बाई चांस टूट गया तो, है ना। उस केस में एक्सीडेंट हो सकता है। एंड किस केस में एक्सीडेंट हो सकता है? देखो, ऐसे बहुत सारे ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं, या हमने उसमें रसशास्त्र में पढ़ा होगा पारद के योग। ऐसे बहुत सारे योग हैं जो पारद से बनाए जाते हैं, बट उनको यूज़ करने का एक स्पेसिफ़िक तरीका, एक स्पेसिफ़िक टाइम लाइन दी हुई है कि आप इसको इतने दिन तक ही यूज़ करो। आपको अगर 1 वीक के लिए बोला गया है तो आप उसे 1 वीक तक ही यूज़ करो, ठीक। वो आपके शरीर को उतनी ही ज़रूरत है। लेकिन अगर आप नहीं माने कि नहीं भाई हम क्रीम लगा लें, हम और अच्छे हो जाएंगे ये क्रीम लगा के, डॉक्टर ने 15 दिन बोला है, हम 1 महीने लगा लेंगे ये क्रीम, लेकिन बस हम अच्छे हो जाएं, है ना। ये मेंटालिटी भी तो होती है पेशेंट्स की। तो उस केस में क्या होगा, अगर उसके कॉम्बिनेशन में मरकरी मिला हुआ है जिसकी वजह से उसे हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। तो ये कंडीशन भी हमारी किस में आ जाएगी? एक्सीडेंटल में आ जाएगी। और ये एक अबॉर्टिफिशिएंट एजेंट भी होता है, मतलब इसको अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी खा ले तो उसका अबॉर्शन भी हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गई अक्यूट की बात। नाउ कम टू क्रॉनिक मर्करी, ठीक। क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग में भी रिजल्ट फ्रॉम रिकवरी फ्रॉम अक्यूट पेशेंट अगर रिकवर कर रहा है किसी कंडीशन की वजह से, फिर से सिम्टम्स बढ़ गए। कंटिन्यूस एक्सेसिव थेरेपेटिक डोज, मैंने जो बताया कि थेरेपेटिक डोज उसको कोई भी दवाई ले रहा है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हैवी पॉइजनिंग हो गई, ठीक। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स पे आ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में सेम वही, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड कोलियकी पेन। कोलियक रीजन में पेन होता है, ठीक। माउथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेटालिक टेस्ट इन माउथ, जिंजीवाइटिस, सेम चीज़ें ही हैं। जिंजीवाइटिस है, ग्लॉटिस है, एक्सेसिव सलाइवेशन, फाउल स्मेल इसमें नया आया, एक्सेसिव सलाइवेशन इसमें नया आया, लूजिंग ऑफ टीथ, यस। जब इसकी क्रॉनिक स्टेज आ जाती है ना, अब हम पेशेंट को रख के देखेंगे नहीं कि भैया तुम्हारे अंदर क्रॉनिक स्टेज आ रही है कि नहीं, हमें जो स्टेज मिलेगी हम उसमें क्योर करने लगेंगे, ठीक है। तो उसके
फाउल स्मेल आने लगेगी। जब वो सांस लेगा ना तो उसके सांस से बदबू आएगी, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन आएगा, उसके टीथ लूज़ हो जाएंगे, मतलब उसके जॉ से उसके दांत हिलने लगेंगे, ढीले हो जाएंगे, उसके गम्स में ब्लू लाइंस दिखेंगी। ठीक। नाउ थर्ड इज़ मर्क्यूरिया लेंटिस। मर्क्यूरिया लेंटिस क्या चीज़ होती है? मर्क्यूरिया लेंटिस होता है डिपोजिशन ऑफ मर्करी थ्रू कॉर्निया ऑन एंटीरियर लेंस। उसकी आँखों में मर्करी का जमा हो जाना, मर्क्यूरिया लेंटिस। लेंस से याद रखना लेंटिस, ठीक है। मर्क्यूरिया लेंटिस, डिपोजिशन ऑफ मर्करी थ्रू कॉर्निया इन एंटीरियर लेंस ऑब्जर्व विद स्लिट लैम्प। हम उसके आँख में स्लिट लैम्प की रोशनी डाल करके तब देखते हैं, तो हमें इंटीरियर पार्ट पे वो मर्करी जमी हुई मिलती है। इतना एक्सप्लेनेशन मत लिखना, बस ये वर्ड लिख देना मर्क्यूरिया लेंटिस, क्योंकि एग्जामिनर को पता है मर्क्यूरिया लेंटिस क्या होता है। एग्जामिनर को बैठ के समझाना नहीं है हमको, ठीक है। हमने अपना पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक। मर्क्यूरिया लेंटिस एंड देन एरिथमिया। एरिथमिया भी मतलब मेंटल सिम्टम से रिलेटेड होता है। एरिथमिया सीन इन पर्सन वर्किंग विथ मर्करी। कोई ऐसा वर्कर है जो मर्करी के साथ लगातार कांटेक्ट में है, लगातार उसके साथ काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्रॉनिक स्टेज ही आएगा, ठीक। बहुत टाइम से उसके बॉडी में जा रहा है, थोड़े थोड़े अमाउंट में, उसको नहीं पता है। वो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी रिएक्शन के साथ काम कर रहा है लॉन्ग टर्म से, तो उसके अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो कैरेक्टर क्या है? एरिथमिया, ठीक। और ये मेंटल सिम्टम से रिलेटेड है। मेंटल सिम्टम्स में क्या होगा? मेमोरी लॉस, एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन एंड ऑल। मिनीमाटा डिजीज़, नाउ इसमें एमडी डिजीज़ हो जाती है। एमडी मीन्स मिनीमाटा डिजीज़। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये क्रॉनिक पॉइजनिंग की वजह से होता है। ये आपको एमसीक्यू में भी उठा के दे सकते हैं। मिनीमाटा डिजीज़ क्या है, क्यों होती है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ये क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग से डेवलप होती है, ठीक। और मिनीमाटा एक आइलैंड था जिसके पानी में बहुत ज़्यादा मर्करी की मात्रा थी, तो जो भी उसके अंदर नहाता था जा कर के, जो भी उसके पानी को यूज़ करता था, उनके अंदर हैवी मेटल की पॉइजनिंग देखी गई। तो वहाँ से इस डिज़ीज़ का नाम पड़ा मिनीमाटा डिजीज़, दैट इज़ एमडी डिजीज़, ठीक। अब ना क्रॉनिक के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? क्रॉनिक के ट्रीटमेंट्स में आता है आपका बाल के डोजेस, जैसे हम उसमें देते थे वैसे इसमें देंगे। सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन लगाएंगे इंट्रावेनस, ठीक। इंट्रावेनस हम सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन लगाएंगे, बाल के डोजेस देंगे एंड विटामिन सी देंगे, हाई सल्फ़र कंटेनिंग फूड्स देंगे। ऐसा फूड जो कि जिसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा हो, हम वो देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराएंगे एंड विटामिन सी ध्यान रखना। कौन से विटामिन देते हैं? क्रॉनिक की पॉइजनिंग में, क्रॉनिक एचजी पॉइजनिंग में विटामिन सी, हाई सल्फ़र डाइट, ये हम पेशेंट को देंगे, ठीक है, क्लियर। बाल के डोजेस देते हैं और एक इसमें क्रॉनिक में याद रखना, क्रॉनिक में 2 इंजेक्शंस लगते हैं, आईवी और आईएम। आईएम क्या लगेगा? बाल के डोजेस, और आईवी में सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट, नाउ मर्करी पॉइजनिंग ख़त्म होती है, ठीक है। नाउ लेड की पॉइजनिंग। लेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नाग, सीसा। लैटिन में हम इसे प्लम्बम कहते हैं और इसका जो है सिंबल पीबी है, ठीक। ये तो इसकी बात हो गई, ठीक। अब आप इसको आयुर्वेद टर्म में, आपने जो आयुर्वेद में इसका शोधन, पर्याय, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आप उसको इसमें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका आयुर्वेदिक पोर्शन भी बनेगा।
हम इसमें मॉडर्न लिखते जा रहे हैं, और जब अगर आप उसको रसशास्त्र वाले पॉइंट्स डाल दोगे तो आपका आयुर्वेदिक क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे आयुर्वेद में हमने पढ़ा था ना कि इसका पर्याय सीसा है, और सीस, नागक, सीसक, शीशक, स्पेलिंग की बस फ़र्क था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और इसको सर्प के नाम पे भी इसका नाम रखा गया था, फणी या भुजंग। ये सब आप रिवाइज़ करोगे उस बुक से तो आपको मिल जाएगा, ठीक। एंड मैं बस बता रही हूँ कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो आपकी आरएस की बुक से, क्योंकि आप वहाँ पे तो याद ही करोगे। पर्याय ऐड कर लेना, शोधन ऐड कर लेना। इसका शोधन कैसे किया जाता है? निर्वापन विधि से किया जाता है, जिसको निर्गुंडी त्वक स्वरस में 7 बार डुबो दिया जाता है, ठीक। और इसके योग, आप वहाँ पे योग भी तो याद करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हो, पूरा रसशास्त्र ही ना ऐड कर दोगे इसमें। ये 3 पॉइंट हैं जो कि आपको उसमें से याद करके इसमें ऐड करते जाना है। योग में आपका क्या आएगा? योगेश्वर रस, कालानल रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस। 3 शोधन हो गए, पर्याय हो गए, योग हो गए। ये आपके आयुर्वेदिक पोर्शन से आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉक्सिकोलॉजी पोर्शन। और इसको ज़रूर ऐड कर देना, चाहे शॉर्ट आंसर्स हो चाहे लॉन्ग आंसर्स हो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका आंसर्स एक फ्रेम्ड वे में दिखेगा, ठीक। अब ये सब तो पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन में आप डाल दोगे। नाउ कम टू कैरेक्टर्स। लेड इज़ अ हेवी मेटल एज मर्करी वॉज अ हेवी मेटल। इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ हेवी मेटल एज़ फार एज़ क्रॉनिक पॉइजनिंग। जब हम क्रॉनिक पॉइजनिंग की बात करते हैं तो लेड जो होता है ना, मोस्ट कॉमनली मिल जाता है। कहते नहीं है कि टैप वाटर्स मत यूज़ करो, उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, आरओ लगवा लो, वो हैवी मेटल्स को फ़िल्टर कर लेगा, फलाना ढमकाना, ये सारी कहानी कही जाती है ना। तो लेड जो है वो हमें मिलता है। एंड अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस बताऊं, एक केस हुआ था जहाँ पर जो केले की फसल आई थी मार्केट में, लोगों ने उसे खाया, एक कम्युनिटी पॉइजनिंग टाइप की हुई। उस एरिया के सभी लोगों को बनाना खाने की वजह से प्रॉब्लम हुई। जब चेक किया गया, सबके अंदर हैवी मात्रा में लेड पाया गया, उनके बॉडी में लेड जा रहा था। पता चला कि सबने ही बनाना खाया था एज एन फ्रूट। जब उसकी टेस्टिंग हुई, क्योंकि हर पेशेंट आके यही बनाना का ही नाम ले रहा है, बनाना को ही बदनाम कर रहा है ना। जब उसकी टेस्टिंग हुई तो पता चला मार्केट में इस बार जो फसल आई है बनाना की, वो एक नदी के किनारे उगाई गई, जहाँ पे एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री से लेड आ रहा था खेतों में। तो उस बनाना के अंदर हो गई हैवी मेटल की पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये सारे तो मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस बता रही हूँ ताकि आपको रिलेट करने को, जब आप बैठोगे किसी भी क्लिनिक पे बैठ जाओगे या किसी पीएचसीज़ पे बैठोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगी। आप पकड़ लेना इस बात से, ठीक। नाउ कम टू कैरेक्टर्स। लेड इज़ अ हेवी मेटल, ये कॉमन मेटल्स में कॉमन हेवी मेटल की पॉइजनिंग में आता है। प्योर मेटालिक लेड इज़ एब्जॉर्ब थ्रू GIT as it is soluble in gastric intestinal juice। हमने ऊपर पढ़ा मर्करी इनसॉल्युबल होता है, यहाँ पे लेड जो है वो सॉल्युबल है, इसलिए हमारी बॉडी में फटाफट से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक। अब इसके एक्शन क्या होते हैं? ये भी देखो सल्फाइड्रल ग्रुप को ही अटैक कर रहा है जैसे कि मर्करी करता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ी और पॉइंट्स बताए गए कि ये माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है, ATPase वगैरह, ये इन सारी एंजाइम्स पे अटैक कर रहा है। एंड एनहांसेस ऑक्सीडेशन। इतना लंबा मत याद रखो, बस याद रखो कि इट कंबाइंस विद सल्फाइड्रल ग्रुप, इन्हांसेस ऑक्सीडेशन एंड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होती है? सेल डेथ, ठीक। बस इसके एक्शन में ये 3 पॉइंट्स डाल दो, आपका एक सेंटेंस अच्छा सा बन गया, ठीक। नाउ क्योंकि हमें हर चीज़ पॉइंट पे बस
नज़र डालनी है, हमें उसको एकदम घुस ही नहीं जाना है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पेज है और हमें लिखना और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये हेमोलिसिस भी कराता है, ये सेरेब्रल एडिमा भी कराता है, माइलिन, ये नर्व सेल की माइलिन शीट को भी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, ये 3 पॉइंट अच्छे हैं, इनको डाल दो तो मोड ऑफ एक्शन आपका हो गया पूरा। ठीक, लेड का एक टॉक्सिक कंपाउंड है, जैसे मर्करी एक टॉक्सिक कंपाउंड था। अब इसमें देखो लेड एसीटेट एंड लेड सब एसीटेट, ये 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। लेड सल्फेट और लेड सल्फाइड, ये 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्लोरीन आयोडीन, वैसे ही क्लोराइड आयोडाइड, ये 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। ऐसा पेयर बना करके याद कर लो, 2 से 3 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, हमें आगे और भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एक्यूट सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। अगेन इसके भी एक्यूट और क्रॉनिक होते हैं। एक्यूट में हमें हल्के सिम्टम्स मिलते हैं, क्रॉनिक में हमें लॉन्ग टर्म के सिम्टम्स मिलते हैं। एक्यूट में हमने तुरंत खाया, तुरंत जो भी सिम्टम्स आए वो मेंशन कर दिए। क्रॉनिक में जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आते हैं, लंबे समय से इकट्ठा होते 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 वो वैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, नाउ स्वीटेस्ट मेटालिक टेस्ट इन माउथ, मरकरी में भी सेम चीज़ हो रही थी कि मेटालिक टेस्ट आ रहा था माउथ में। इसमें एक्सेसिव थर्स्ट होगी, और ये देखो नोजिया वॉमिटिंग फिर चला आया, नोजिया वॉमिटिंग आपको डालनी ही डालनी है। इसमें कोलियक पेन होता है, उसमें देखो कोलियक पेन कहाँ था, उसके एक्यूट सिम्टम्स में था। इसमें एक कोलियक पेन है आपके मरकरी में कोलियक पेन क्रॉनिक सिम्टम्स में था और यहाँ पर एक्यूट में ही है। और इसमें जो पेन होगा वो पेशेंट आपको बताएगा कि जब मैं आगे की ओर झुकता हूँ तो मुझे पेट में मुझे आराम मिल जाता है दर्द में। ठीक, लेकिन जब मैं स्ट्रेट बैठता हूँ या लेटता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, ऐसा सिम्टम वो बताएगा। कोलियक लाइक पेन इन एब्डोमेन which is relieved by forward bending. Now 5th point, blood stain डायरिया। इसके डायरिया में ब्लड स्टेन्स दिखेंगे, इसमें भी गम्स में ब्लू लाइंस दिखेंगी, इसमें यूरिन स्कैंटी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम, हेडेक, वर्टिगो, हेलुसिनेशन एंड कन्वर्जेंस आएंगे इसमें। ठीक, इसका कॉज ऑफ डेथ हम सर्कुलेटरी फेलियर को बताएंगे कि इसका सर्कुलेशन कोलैप्स हो गया, बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? लेड की पॉइजनिंग की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए वो डेथ हो गई। नाउ फेटल डोज, जो कि हमें हर पॉइजनिंग में डालनी है, फेटल पीरियड। फेटल डोज में आता है लेड एसीटेट 20 ग्राम में और लेड कार्बोनेट जो है वो 40 ग्राम, लेड कार्बोनेट को 40 ग्राम और लेड एसीटेट 20 ग्राम। नाउ फेटल पीरियड 2 से 3 दिन। ठीक, घातक काल, घातक मात्रा। नाउ कम टू ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देंगे? गैस्ट्रिक लेवाज कराएंगे, सोडियम मैग्नीशियम से करवाएंगे या सोडियम सल्फाइड से करवाएंगे। सोडियम मैग्नीशियम याद रखना क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होता है, मोस्टली हम सोडियम मैग्नीशियम से ही करवाते हैं, तो ये याद रखना। डिमल्सेंस देंगे एज़ यूजुअल। इसमें पेन रिलीफ हो रहा है, इसमें मतलब पेन हो रहा है ना, तो पेन के लिए हम क्या देंगे? मॉर्फिन के इंजेक्शन देंगे, IM देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन 1 mg का इंट्रावेनस देना है। ठीक, कैल्शियम ग्लूकोनेट का और कैल्शियम क्लोराइड का IV इंजेक्शन। चिलेटिंग एजेंट्स देंगे, कोई भी हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो ना, चिलेटिंग एजेंट्स हम उसमें दे सकते हैं, इवन मरकरी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसमें चिलेटिंग एजेंट्स जैसे कि EDTA है, बालकेडोजेस है, पेंसिलामाइन है, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, उसमें हमने बालकेडोज दिए थे, इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं इनमें से। नाउ हाई डोज ऑफ विटामिन D, हमने मरकरी में क्या पढ़ा था? विटामिन C का हाई डोज, इसमें हमें विटामिन D का हाई डोज देना है। यहाँ पे कैल्शियम रिच डाइट करानी है, मरकरी में हमको सल्फ़र रिच डाइट करवानी थी, ये डिफरेंस याद रखना। ठीक, नाउ कम टू क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग। क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग
में कोलिएका, पेक्टोरम या प्लम्बेजम या सैचुरिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, ये 3 नाम से भी ये पूछे जा सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्रॉनिक लेड ही याद रखना। ठीक, जब आपसे ये वर्ड्स याद रखना ताकि आपने सुना रहे, एग्जामिनर अगर ये चीज़ बोले या एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलर ये मेंशन करके आए तो आप समझ जाओ कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक, नाउ कम्स लो डोज कंजप्शन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड थ्रू लेड पाइप्स। मैंने कहा था कि पानी में आता है। ठीक, और क्रॉनिक पॉइजन क्या होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। तो कहीं पे भी लेड की पाइप थी, उससे वाटर सप्लाई हो रहा था, धीरे धीरे मात्रा में वो पानी में आ रहा था और वो आपकी बॉडी में जा रहा था। फूड प्रिजर्व्ड इन टिन कंटेनर्स, टिन कंटेनर्स में जो फूड हैं उसमें भी लेड घुल घुल के आता रहता है। आपको पता है पहले जो टूथपेस्ट की ट्यूब आती थी वो मेटल की होती थी, मेटालिक ट्यूब होती थी, जैसे आपने कुछ मेडिसिन की ट्यूब्स देखी होंगी। जब उससे पेस्ट यूज़ करते थे तो डायरेक्ट हम उसको गम्स पे यूज़ कर रहे हैं, गम्स में हाई गम्स है, टंग के नीचे फेन वगैरह जा रहा है, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता था हमारी बॉडी में, तो उससे भी मेटल की पॉइजनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसको बैन किया गया। ठीक, तो टिन के कंटेनर्स में हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, लेड पाइप्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। और इससे वेमिलियन बनता है। वेमिलियन मतलब सिंदूर, नॉर्मल सिंदूर जो होता है ना, जो मम्मी लोग यूज़ करती हैं, उसके लंबे समय के यूज़ से भी लेड की पॉइजनिंग हो रही है। स्किन से तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, उसी को ही हम वेमिलियन बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में आता है एनीमिया, कोलिएक, पेन फेल्ट अराउंड द अम्बिलिकाई, अम्बिलिकस के अराउंड, उसके नाभि के आसपास उसको दर्द महसूस होगा और जब हाथ से उसको दबाएंगे तो उसको आराम मिलेगा। ठीक, ये हो गया कोलिएक पेन। ठीक, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका क्रॉनिक में। अनीमिया, अनीमिया, कोलिक पेन एंड बर्टोनियन लाइन्स। अनीमिया, कोलिक पेन एंड बर्टोनियन लाइन्स वही ब्लू लाइन्स ऑन गम्स, टीथ में भी और या फिर गम्स में ब्लू लाइन का दिखना, वो अनीमिया, कोलिक एंड बर्टोनियन लाइन्स वही होते हैं। ठीक, ब्लू लाइन सीन ऑन द जंक्शन ऑफ द गम एंड टीथ में आपको ब्लू लाइन दिखेगी। नाउ कॉन्स्टिपेशन होगा बिकॉज फ्लूइड लॉस हो रहा है ड्यूरिंग कोलिएक पेन, इट इज़ एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कोलिएक पेन से ही डिटेक्ट कर लेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है इसको। ठीक, नाउ कम लेड इंसेफेलोपैथी, रीनोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन एंड लेड प्लेजिया। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये मेंशन ज़रूर करना। ठीक, यहाँ से भले ही ये कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट भूल जाओ, ये अनीमिया वाला पॉइंट भूल जाओ, लेकिन आपको ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखने हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट्स। देन लेड इंसेफेलोपैथी, लेड इंसेफेलोपैथी जो होती है ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है और इसमें होता क्या है, हेडेक होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, इंसोम्निया होगा, कन्वल्जन्स होंगे और पागलपन और कोमा में भी जा सकता है। ये लेड इंसेफेलोपैथी हो गई। अब रीनोवास्कुलर में देखो क्या होगा, इसमें वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन रिजल्ट इन हाइपरटेंशन एंड ऑब्वियसली वेसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी तो हाइपरटेंशन होगा। एंटीरियोओलर डीजनरेशन, एथेरोस्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस एंड इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस सिम्टम्स में आकर ये प्रवेश कुमार शर्मा में मेंशन है, तो इसलिए मैंने वहाँ से ये उठाया है ये पॉइंट। एंड आई नो इट इज़ लर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसके टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बस आप ये नाम डाल देना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, लेड इंसेफेलोपैथी, रीनोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन,
एंड लेड प्लेजिया। लेड प्लेजिया को ना थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। लेड प्लेजिया में क्या, ये मोस्टली अडल्ट में होती है। लेड एंसेफेलोपैथी चिल्ड्रंस में होती है। ये अडल्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नर्व्स जो होती हैं ना वो अकड़ सी जाती हैं और मसल्स भी अकड़ सी जाती हैं, और इसमें धीरे धीरे सिम्टम्स पता है क्या होते हैं? विज ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप के सिम्टम्स आते हैं। विज ड्रॉप वीकनेस की वजह से उसकी कलाइयाँ और फिंगर की मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी और हाथ लिटरली कट के गिरने की कंडीशन में आ जाता है कि वो खुद ही सडन पैदा होकर गिर जाता है, ठीक। फुट ड्रॉप भी हो सकता है क्योंकि फुट की मसल्स वीक हो रही हैं, ठीक। इंटरेस्टिंग है ना। पेशेंट को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, वो इससे पहले ही निपट जाता है। ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस है जो कभी ये देखने को मिले। अगर सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे तो ये सिम्टम्स भी लेड प्लेजिया तक बात आ सकती है, और फिर पेशेंट मर जाएगा या उसके पहले ही मर जाता है। मोस्टली केसेस में ये कंडीशन बहुत रेयर में आती है, ठीक है। सो नाउ कम्स डायग्नोसिस। आप इसके डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? लेड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड एंड यूरिन में बढ़ रहा है, ठीक। उसका जो CSF है शोज़ इंक्रीज़ इन प्रोटीन काउंट। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन काउंट बढ़ जाएगा। ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा जो कि बच्चों में होता है, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज की बॉडी आना। पोरफायरिन यूरिया, ये यूरिन अबव 0.3 mg/L। इसमें हमें यूरिन में जो पोरफायरिन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? 0.3 mg/L, हर लीटर में 0.3 mg से ज़्यादा मिलेगा। एक्सरे से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक। ये सारे टेस्ट हैं जिससे हम इसे पता लगाना है। अगर हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ मिलेगा, यूरिन टेस्ट किया उसमें कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ज़्यादा, और लेड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। CSF फ्लूइड टेस्ट करा सकते हो, ग्लाइकोसूरिया करा सकते हो, और एक्सरे से भी हो सकता है। इसमें आपको जो मसल्स के जो बैंड्स हैं वो ओपेक नज़र आएंगे, उसमें लेड की लाइन आपको साफ साफ दिखेगी। देखो ना, वो मसल्स को इफेक्ट कर रहा था ना यहाँ पे, वेस्टिंग ऑफ मसल, जिससे रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप हो रहे थे ना, मतलब कि मसल्स पे इफेक्ट आ रहा था ना। जब उसका एक्सरे कराएंगे तो उसके मेटाप्लेजिया पे आपको लेड की लाइंस दिख सकती हैं, ठीक। ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर देना। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट, पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड 1 से 2 mg TDS ओरली देते हैं, ठीक। टू एसेस द एलिमिनेशन ऑफ द लेड थ्रू ब्लड, ऑब्वियसली हम उसको हाइड्रेटेड रखेंगे, सो पोटेशियम एंड सोडियम आयोडाइड का सोल्यूशन पिलाएंगे ओरली, ठीक, ताकि ब्लड से निकल सके, किडनी फटाफट उसको फिल्टर करे ब्लड को, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे ओरली, ठीक। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट ओरली यानी कि आपको 3 दवा मिल गई ओरली देने के लिए। पहला पोटेशियम एंड सोडियम आयोडाइड, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड तीसरा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। ये 3 दवाएं आपको ओरली देनी है। बाल के डोजेस, EDTA के डोजेस देने हैं, जो कि हम यूजुअली जानते हैं 13 दिन का डोज जो पीछे हमने एक्सप्लेन किया था वो देने हैं, और फिनोबार्बिटोन का IV इंजेक्शन लगाना है, ठीक। फिनोबार्बिटोन का IV इंजेक्शन। अमोनियम क्लोराइड डेली हम उसको देंगे 1 mg अमोनियम क्लोराइड। इसमें भी विटामिन C देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और इसमें डाइट हम उसको कैसे देंगे? आहार एंड विहार। डाइट उसको लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फोरस डाइट।
आईवी इंजेक्शंस, इसमें से 5-6 ट्रीटमेंट याद रख लेना। ओरल के मैंने बताया 3 पॉइंट्स हैं, ओरल में 1-2 और यहाँ पे ये तीन नाम लिख देना। और बाल के डोजेस, ईडीटी के डोजेस लिख देना और ये वाला एक पॉइंट लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं ना, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। आई नो इट इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन लिख लिख के याद करना ही पड़ेगा। नाउ कम्स द मेडिकल लीगल। एज़ यूजल सुसाइड इज़ रेयर, एक्सीडेंटल हो सकता है बिकॉज हमें नहीं पता कि किस ऑइंटमेंट में मिला है, कब हमारे यहाँ जो पाइप्स हैं वो लेड की तो नहीं है, हम अनजाने में यूज़ कर ही लेते हैं। होमिसाइडल इज़ यूज्ड, इसको होमिसाइडल भी दिया जाता है, ठीक, और ये एक अबॉर्टिफिकेशन तो है ही, ठीक। नाउ इट्स एंड ऑफ द लेड एंड मर्करी पॉइजनिंग। लेड लॉन्ग में आ सकता है, मरकरी मैंने हमेशा क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट में ही देखा है, वो शॉर्ट में ही आती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड किसी को भी ये PDF चाहिए हो नोट्स का, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। थैंक यू।